आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उदारवाद की मुख्य मान्यताएं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। चैप्टर 2 की वीडियो थर्ड करेंगे आज हम, पार्ट थर्ड। इससे पहले की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद की मुख्य मान्यताएं। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, ऐसा माना जाता है कि उदारवाद तर्कों का एक संरचना प्रस्तुत नहीं करता है, वे विकसित होने के साथ साथ बदलते रहे हैं। इससे संबंधित व्यापक ग्रंथों के कमियों के बावजूद भी इसमें वर्तमान समय के राजनीतिक और आर्थिक दर्शनों में व्यापक तौर से स्वीकार किया जाता है। उदारवाद को अनेक बुनियादी तौर से स्वीकार किया जाता है। उदारवाद की अनेक बुनियादी मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा की गई है। फर्स्ट इज मानव स्वभाव। उदारवादियों के अनुसार मानव स्वभाव अच्छा होता है। उदारवादियों के अनुसार ह्यूमन का जो स्वभाव होता है वो अच्छा होता है, और ये मानते हैं कि मानव अनिवार्य तौर से बुरे नहीं होते, और ये मानते हैं कि मानव जो ह्यूमन जो है वो अनिवार्य तौर से बुरे नहीं होते हैं। वे प्रत्येक समय सबसे खराब स्थिति की मान्यताओं को नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि मानवों में यह क्षमता होती है कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करके परिवर्तन ला सकते। और इनका मानना यह है कि उदारवादियों का मानना यह है कि मानव अपनी क्षमता से एक दूसरे के साथ सहयोग करके परिवर्तन चेंजेस ला सकते हैं। व्यक्तिवाद। उदारवाद व्यक्तिवाद पर जोर देता है। उदाहरण के लिए हम एक व्यक्ति के सर्वोच्च विकास के लिए प्रयास करता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के सर्वोच्च विकास के लिए वह प्रयास करता है। उदारवादियों की यह मान्यता है कि व्यक्तियों का अपना आत्महित होता है। उदारवादियों का मानना है कि व्यक्तियों का अपना एक आत्महित होता है। स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर उनके हितों की प्राप्ति निर्भर करती है। इनका मानना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे तो इस दौरान वह सामाजिक हितों में ही अपना योगदान देता है। और उदारवादियों का मानना यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे तो वह इस दौरान वह सामाजिक हितों में ही अपना योगदान देता है। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता। नेक्स्ट मान्यता है स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का आधार है। व्यक्ति की फ्रीडम जो है वो उदारवाद का आधार है। उदारवादियों का मानना है कि स्वतंत्रता की परिस्थिति में मानव अपने वांछित उद्देश्यों से सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। और उदारवादियों का मानना है कि स्वतंत्रता की परिस्थिति में मानव अपने वांछित उद्देश्यों के सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। प्रगति और वृद्धि की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने श्रम को स्वतंत्रता पूर्वक बचा सके। वह इस दौरान राज्य को अनिवार्य तौर से सीमित भूमिका निभानी चाहिए। संपत्ति का अधिकार। उदारवाद निजीकरण और बाजार के उदारीकरण का समर्थन करता है। संपत्ति का स्वामित्व और अन्य उत्पादन प्रक्रियाएं उत्पादक एवं वृद्धि को प्रेरित करती हैं। संपत्ति का स्वामित्व और अन्य उत्पादन प्रक्रियाएं उत्पादक एवं वृद्धि को प्रेरित करती हैं। और यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जब राज्यों को निजी संपत्तियों में अतिक्रमण करने से रोक दिया जाता है तो इस दौरान स्वतंत्रता का कुछ स्तर देखने को मिलता है। और जब इन संपत्तियों में राज्यों को अतिक्रमण करने से रोक दिया जाता है निजी संपत्तियों में, तो इस दौरान स्वतंत्रता का कुछ स्तर देखने को मिलता है। कानून का शासन। स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का सर्वोच्च संभावित प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य उनकी रक्षा करे।
स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का सर्वोच्च संभावित प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य उनकी रक्षा करे, सभी कानूनों के समक्ष समान हों और सभी कानून समक्ष समान हों। राज्य के द्वारा स्थापित किए गए कानून व्यवस्था एक दूसरे कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों द्वारा अनुबंधों का सम्मान किया जाए, कि लोगों के द्वारा अनुबंध जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं उनका सम्मान किया जाए, लोगों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित किया जाए, लोगों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और भ्रष्टाचार को भी खत्म किया जाए और बाजार को बढ़ाने के लिए राजनीतिक स्थिरता प्रदान की जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और बाजार को बढ़ाने के लिए राजनीतिक स्थिरता को प्रदान किया जाए। बेहतरीन समष्टि आर्थिक नीतियां लोगों को उत्पादन और पूंजी बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध करवाता है। बेहतरीन समष्टि आर्थिक नीतियां लोगों को उत्पादन और पूंजी बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराती हैं। तार्किकतावाद यह उदारवाद का मुख्य विषय है। तार्किकतावाद उदारवाद का मुख्य विषय है। यह उपयोगितावाद के सिद्धांत अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति पर आधारित है। यह उपयोगितावाद के सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की प्राप्ति पर आधारित है। इस सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति तब ही सहयोग करता है जब उसे अकेले काम करने के बजाय सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो। और तार्किकतावाद का सिद्धांत का यह मानना है कि व्यक्ति तभी सहयोग करता है जब उसे अकेले काम करने के बजाय सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो, कि वह अकेला काम कर रहा है उसमें जो बेहतर परिणाम मिले उसके बजाय पे जब सहयोग में काम कर रहा है तब उसे बेहतर परिणाम प्राप्त हो, तभी वह सहयोग में काम करने के लिए इच्छुक होता है। मानव एक तार्किक प्राणी है क्योंकि वे कोई भी कार्य करने से पहले उसके हानि और लाभ का विश्लेषण कर लेता है। मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो एक तार्किक प्राणी है क्योंकि वे कुछ भी काम करने से पहले उसमें प्रॉफिट क्या होगा, उसमें लॉस क्या होगा, उसका विश्लेषण कर लेता है, उसकी पूरी नॉलेज कर लेता है कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। यह उपयोगितावाद सिद्धांत से संबंधित है और यह उपयोगितावादी सिद्धांत से संबंधित है जो मानते हैं कि व्यक्ति उसी तरह से कार्य करते हैं जो कि उनके हितों को बढ़ाए, और इसका यह मानना है कि व्यक्ति उसी तरह से कार्य करते हैं जिससे कि उनके हितों को बढ़ाए। मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार, इनकी मान्यता यह है कि जब राज्य के विनियमन से बाजार मुक्त होता है तो इससे उदारवादी मूल्य बेहतर तरह से कायम होते हैं। कोई भी अपने चुनाव के स्वतंत्रता का प्रयोग और अपने विकास के सर्वोच्च स्तर को तभी प्राप्त कर सकता है जब बाजार स्वतंत्र हो। कोई भी अपने चुनाव के स्वतंत्रता का प्रयोग और अपने विकास के सर्वोच्च स्तर को तभी प्राप्त कर सकता है जब बाजार स्वतंत्र हो। एक विनियमित बाजार व्यक्ति के चुनाव पर रोक लगाता है, जिससे यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता में रुकावट आती है, की जो फ्रीडम है उसमें रुकावट आती है। जब एक विनियमित बाजार व्यक्ति के चुनाव पर रोक लगाता है तो इसे यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट आती है। हालांकि नव उदारवादियों ने राज्य के सीमित भूमिका के विचार में परिवर्तन कर दिया क्योंकि ये एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था में समानता और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक मजबूत राज्य के नीतियों का समर्थन करते थे। सहयोग, उदारवादियों का मानना है कि जब लोग अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो इस दौरान उनके बीच हितों के संदर्भ में सामंजस्य हो सकता है। वे मानव स्वभाव के संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। व्यक्ति संस्थाओं के द्वारा भी इस तरह की सहकारी व्यवहार में मदद मिलती है अनिवार्य तौर से उदारवादी मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य अंतर
सरकारी संगठनों जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं का महत्व काफी बढ़ रहा है, जो कि राज्यों के प्रतिद्वंदी हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में राज्य केवल एकमात्र अभिकर्ता नहीं रह गए हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में राज्य केवल एकमात्र अभिकर्ता नहीं रह गए हैं। घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उदारवादी मानते हैं कि उन देशों में लोगों की स्वतंत्रता बाहरी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकती है। उदारवादी मानते हैं कि उनके देशों में लोगों की स्वतंत्रता उदारवादी मानते हैं कि उनके देशों में लोगों की स्वतंत्रता बाहरी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकती है। उदारवादी मानते हैं कि उनके देशों में लोगों की स्वतंत्रता बाहरी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकती है। उदारवादियों का मानना है कि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। और उदारवादियों का मानना है कि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इस वैश्वीकरण के दौर में पारस्परिक निर्भरता, बहुसंस्कृतिवाद, बहुल्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और अन्य प्रकार के संबंध यहाँ देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर लिया है। इस वैश्वीकरण के दौर में पारस्परिक निर्भरता, बहुसंस्कृतिवाद, बहुल्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और अन्य प्रकार के संबंध यहाँ देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर लिया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। लुडविग वो मिसेस मानते हैं कि उन समाजों में जहाँ की उदारवादी नीतियों को लागू किया गया है वे आमतौर से पूंजीवादी समाज हैं। जहाँ उदारवादी नीतियों को लागू किया गया है वे आमतौर से पूंजीवादी समाज हैं और उस समाज की परिस्थितियों को पूंजीवादी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में उदारवाद और पूंजीवाद के बीच नजदीकी संबंध होने के कारण अक्सर इन दोनों को समानार्थी माना जाता है, जो कि भ्रामक है। इसलिए पूंजीवाद के विरोधी भी अक्सर उदारवाद की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। पूंजीवाद के जो विरोधी हैं वो भी अक्सर उदारवाद की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवाद क्या है? एक आर्थिक व्यवस्था है जो कि निजी संपत्ति, उदारवादी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र आदि का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है जो कि निजी संपत्ति, उदारवादी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र आदि का समर्थन करते हैं। इस कारण से उदारवाद और पूंजीवाद के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस कारण से क्या हुआ? उदारवादी और पूंजीवाद के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस तरह के भ्रम से यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उदारवाद ही अन्यायपूर्ण और असमान समाज का कारण है। इस तरह के भ्रम से यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उदारवाद ही अन्यायपूर्ण और असमान समाज का कारण है, जबकि वास्तव में ठीक इसके विपरीत देखने को मिलता है। बट रियलिटी में इसके अपोजिट देखने को मिलता है। विचारधारात्मक तौर से उदारवाद अधिकतम लोगों के लिए बेहतर संभावित वांछित परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह वर्तमान अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का वैचारिक पूर्वगामी उदाहरण नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों ने देखा होगा। हालांकि यह भी देखा जा सकता है कि कुछ उदारवादी लोग, जैसे शास्त्रीय उदारवादी, विचारधारात्मक स्तर पर स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, मुक्त बाजार और राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को मानते हैं, जबकि जमीनी वास्तविकता यह है कि इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को प्रोत्साहन मिलता है। जबकि जमीनी वास्तविकता क्या है कि इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को प्रोत्साहन मिलता है। जब पूंजीवाद का प्रसार हो रहा था और उसी समय पूंजीवाद को न्यायोचित ठहराने के लिए उदारवादी मूल्यों का प्रयोग किया गया था, तो इस दौरान इससे अभिजात सामाजिक वर्ग के अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा था। संक्षेप में, उदारवाद को सही तौर से खारिज करना अब सामान्य हो गया है।
उदारवाद को सही तौर से पर खारिज करना अब सामान्य हो गया है, जिसको लेकर यह माना जाता था कि यह विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हेतु एक मखौटा था। हालांकि यह क्षैतिज रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों में पश्चिमी प्रभुत्व का प्रसार करने के लिए कोई चाल नहीं थी। हालांकि यह क्षैतिज रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों में पश्चिमी प्रभुत्व का प्रसार करने के लिए कोई चाल नहीं थी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अतः यह कहा जा सकता है कि उदारवाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक दर्शन है। हमारे समाज के प्रत्येक पहलुओं में उदारवादी मूल्य निहित हैं। हालांकि उदारवाद के समीक्षा के पश्चात हमें कई प्रकार के उदारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, जो कि उदारवादी सिद्धांत के व्याख्याओं पर निर्भर करता है। यह सभी दृष्टिकोण उदारवादी परंपरा के अंतर्गत ही हैं और इस पार्ट में हमने कई उदारवादी तर्कों का वर्णन करते हुए समझने का प्रयास किया कि एक तरफ के मुख्य उदारवादी सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए समझने का प्रयास किया गया, जिस पर कि उदारवाद निर्भर करता है, उदारवाद निर्भर करता है। और एक तरफ तो मुख्य उदारवादी सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए समझने का प्रयास किया गया है, जिस पर कि उदारवाद निर्भर करता है। और इस चैप्टर में किए गए चर्चा के आधार पर हमें यह भी मान सकते हैं कि उदारवाद एक उभरता हुआ विचार है, और हम ये भी मान सकते हैं कि उदारवाद जो है वह एक उभरता हुआ विचार है। ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर राज्य की भूमिका की तरह ही उदारवाद की कुछ मान्यताओं को देख के उदार प्रयासों के अनुकूल बदल दिया गया है। घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच की चुनौती ही उदारवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच की चुनौतियां ही उदारवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। उदारवाद को घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता और उदारवाद को घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन को भी काफी प्रभावित करता है। और यथार्थवादी और मार्क्सवादी जैसे अन्य सिद्धांतों के द्वारा उदारवाद की काफी आलोचना की गई है, परंतु इसके बावजूद अभी भी उदारवाद को एक मजबूत शक्ति के तौर पर देखा जाता है, जो कि आज भी एक प्रबल सिद्धांत है। इसे आज भी कई देश दृढ़तापूर्वक अपनाते हैं ये चैप्टर एंड हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 3, संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता। ये हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।